नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन केस की सीरीज में। इन केस वोल्केनिक इरप्शन अगर आपके आसपास हो गया तो क्या होगा, आइए चर्चा करते हैं आज। और ये चर्चा और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक टूरिज्म का नया एंगल आजकल आया है जिसको कहा जाता है वोल्केनिक टूरिज्म या वोल्केनो टूरिज्म। लोग वोल्केनो के आसपास जाते हैं, वहां फोटो खींचते हैं, अगर वो इरप्ट कर रहा होता है तो भी उसके आसपास सेल्फी लेना जरूरी है इनके लिए। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो सकता है वोल्केनिक इरप्शन के साथ साथ इन केस द वोल्केनिक इरप्शन हैपेंस। पहली जो बहुत बड़ी चीज निकल के आती है कि जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन होगा एक भंडार निकलेगा गैस का। ये गैस अंदर अपने आप को पूरा वोलेटाइल बनाई रखी थी और ये इतना ज्यादा चाहती थी बाहर आना कि ये अपने साथ साथ बहुत चीजों को लेके आएंगी। गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहां तक के कुछ कार्बोनेट्स भी बाहर निकलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जाएंगी और हवाओं में मिक्स होके लोकल वहां पे जो क्लाउड्स होंगे या जो बन सकते हैं इनके साथ मिल सकते हैं और वहां पे तुरंत एक एसिड रेन चालू हो सकता है। हालांकि कई बार यह भी देखा जाता है कि इतनी तेजी से अगर विस्फोट हो, वोल्केनो अगर बहुत तेजी से ऊपर फेंकता है गैसेस को, गर्म हवाओं को, तो हवाएं इतनी तेजी गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं, तुरंत वहां पे थंडरस्टॉर्म की भी सिचुएशन पैदा हो जाती है। यह भी कुछ थंडरस्टॉर्म्स का रिलेशन दिखा था वोल्केनिक इरप्शन के साथ। पर गैसेस रिलीज हो रही हैं, कुछ ही पल में सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, कुछ ही पल में जब तक आप सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड अपने अंदर ले रहे होंगे दिक्कतें चालू हो जाएंगी। और अगर आप एकदम पास में हैं तो वाकई में आप सबसे बड़े डेंजर जोन में हैं। अगर आप थोड़ा दूर भी हैं तो भी ये गैसेस हवा के साथ मिक्स होकर दूर दूर तक जा सकती है। कहा जाता है कि लगभग इसके इरप्शन इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, कुछ तो 1000 किलोमीटर दूर तक भी जा सकती हैं, कुछ तो तुरंत इंस्टेंटली जो भी आपके रेडियस में होगा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर वहां की हवा तो बिल्कुल प्रदूषित हो जाएगी। एक चीज तो ये रही। दूसरा चीज अगर देखें, इन केस द वोल्केनिक इरप्शन हैपेंस, ये आप देख रहे होंगे स्प्यू कर रहा है, ये ऐश है। अब कई बार जब आपका धरती के अंदर का मैग्मा जब धरती पे बिछता है तो उसको लावा कहते हैं। कई बार ये लावा ना निकल के ऐश बस छोड़ता रहता है। ये लावा का ही वो पार्टिकल है जो ऊपर उड़ उड़ के हवा में जाता रहता है, ये दूर दूर तक जाता है और हवाओं के साथ साथ अगर कोई बहुत पावरफुल विंड है वहां पे तो दूर तक फैल जाएगा आपके सतह के ऊपर। ये ऐश थाउजेंड्स ऑफ माइल्स जा सकता है फ्रॉम अ वोल्केनो एंड दीज कैन लाई ओवर अ प्लेस फॉर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम। और जब आप अब सांस लेंगे तो आपके फेफड़ों में ऐश जाएगा, बिल्कुल काला टार होता है जो आपके अंदर जा सकता है। सांस लेने में कठिनाई अगले ही कुछ पलों में आपको हो सकती है। अगर आप इसके बहुत पास हैं तो मान लीजिए कि आपको एक तो दिखेगा नहीं, विजिबिलिटी कम हो जाएगी, आप सांस यही ले रहे होंगे जो कि ऐश भर के होगा। आपके हाथ पे, आपके पूरे शरीर पे, आसपास की हर चीज पे आपको ऐश ही ऐश दिखने वाला है। और आप अगर इससे दूर भी हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐश का जरूर आपको महसूस होने लगेगा। तो पहला गैस था, दूसरा ऐश था जिससे हमें शायद बच के रहना चाहिए। तीसरा, अब आप पीछे कुछ इमेजेस देख रहे होंगे, आप देखेंगे कुछ ऊपर से बड़ी बड़ी चीजें आके गिर रही हैं। जब धरती के अंदर मैग्मा रहता है तो अपने आप को कहीं कॉम्पैक्ट करके उसको जो बाहर फेंकती हैं मेन वो गैसेस होती हैं। गैसेस इतने ज्यादा वोलेटाइल हो जाती है और इतनी हीटेड अप होती हैं कि बस अब ये हीट वो निकालना चाहती है बाहर। जितना ज्यादा इरप्टिव होता है वोल्केनो, इसका मतलब उतना ही ज्यादा वो अंदर गैसियस उसके वोलेटाइल कंपाउंड भरे हुए थे जो बाहर निकालना चाहता है। इनको कहा जाता है पायरोक्लास्ट्स। ये बम की तरह बिहेव करते हैं। ये पूरा एक मैग्मा का चंक है, बाहर फेंका गया, दूर तक ये जाता है और दूर दूर जाके कहीं भी गिर सकते हैं बम, कहीं भी गिर सकते हैं, एक एरिया की बिल्कुल तबाही मचा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एनिमल स्पीशीज, ह्यूमन बींग्स, घर, जहां पे भी ये गिरेगा वो तुरंत भस्म होंगे। ये पायरोक्लास्ट आपके सिर्फ एक जगह से नहीं निकलते, कई बार वोल्केनोज के बहुत सारे सेकेंडरी वेंट भी होते हैं जहां से निकल सकते हैं। तो जो स्ट्रैटो वोल्केनोज होते हैं वो तो आपका स्ट्रैटे एक लेयर बाय लेयर बनते हैं, तो उनमें कुछ लोअर हो सकता है कोई लूप होल हो जहां से निकल निकल के ये लोग जाके दूर दूर गिर सकते हैं। तो पायरोक्लास्ट का भी वार झेलना पड़ सकता है, गैसेस का भी, और ऐश तो है ही है। इन सब से हम लड़ ही रहे थे कि हमें एक चीज और पता चली कि इससे कहीं ना कहीं हमारे टेम्परेचर में बदलाव होगा। जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन होगा और अगर वो बहुत ज्यादा इंटेंस है तो आसपास में तुरंत काफी डिग्री सेल्सियस राइज हो जाएगा। हो सकता है तुरंत जनजातियां वहां पे तुरंत समाप्त हो जाएंगी, जो भी वहां जंतु होंगे, ह्यूमन बींग्स, एनी सच थिंग, सब वहां पे आपका खत्म हो जाएंगी। और अगर
ये कुछ दिन तक ऊपर हवा में बना रह गया ऐश इसका, और अगर इतना पावरफुल ये रहा है तो ये पूरा ऐश क्या करेगा, सनलाइट को नीचे आने से रोक देगा। सनलाइट अगर धरती पे नहीं आ पाएगी, धरती ठंडी पड़ जाएगी। ऐसा हो रखा है। 3 मेजर कूलिंग पीरियड्स अगर आप देखेंगे, 1642, 1667 to 94 एंड 1809 to 1831, ये रेस्पेक्टिवली वही समय थे जब लार्ज कूलिंग पीरियड कहा जाता था वोल्केनिक इरप्शन के बदौलत। यही नहीं, जो हमारे आइस एज भी अगर हम बात करें, द लिटिल आइस एज, ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रैटो वोल्केनो के इरप्शन से कारण बनता था। तो मतलब पावरफुल है ये वोल्केनोस। दे कैन ट्राई टू हैव एन इंपैक्ट ऑन द वेदर एंड द क्लाइमेट ऑफ द होल अर्थ और अ लिमिटेड प्लेस। एक अभी एक रिसर्च भी चल रहा था जिसमें कि कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे कि अगर धरती का टेम्परेचर रोकना है तो एक आर्टिफिशियल वोल्केनो वो बना रहे थे कि इससे हम कुछ ऐश को छोड़ देंगे और वो लग जाएगा सतह पे जाके, ताकि सन का रेडिएशन ना आए और अर्थ की कूलिंग हो सके। हालांकि उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि हम खिलवाड़ नहीं कर सकते और अपने नेचर के साथ। इतना ही नहीं, पीछे गौर से देखिएगा, ये जमीन धंस रही है। अगर आप इंडोनेशिया में हैं, अगर आप एक ऐसे बड़े वोल्केनो के आसपास गए हैं घूमने और अगर इरप्शन हुआ तो सतह वहां की नीचे धंस जाएगी। ये बहुत बड़ा एक क्रेटर बना देगी जिसमें सारा कुछ अंदर समाहित होता हुआ आपको दिख सकता है। हो सकता है ये पहले ऊपर इरप्ट करे और फिर नीचे सब कुछ गिराए। ये क्रेटर बनता है बहुत बड़ा, जो कुछ सालों के लिए फिर ठंडा पड़ा रहेगा। इसमें हो सकता है एक लेक बन जाए, जैसे आपके बहुत सारे क्रेटर लेक हैं। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कोई क्रेटर लेक का नाम सुना है कि नहीं आपने। ये होता है लैंड सब्सिडेंस। इतनी ज्यादा चीजें हो रही हैं वोल्केनो के कारण, और फिर भी जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि लोग अभी भी वोल्केनो के आसपास जाके उसके टूरिज्म का आनंद लेना चाह रहे हैं। वो भले ही फट रहा हो पर यहां पे कोई तकलीफ नहीं है। उसके भले ही ऐश आके हमारे मुंह पे गिर रहे होंगे, पर ये इस गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं। वोल्केनो टूरिज्म को बढ़ावा देने में 2 देश तो बहुत ही आगे निकल चुके हैं, जिसमें पहला आपको हम नाम देंगे इंडोनेशिया का, जहां पे इस आइलैंड को अगर आप देखेंगे, माउंट मेरापी को तो बहुत अच्छे से जाना जाता है। यहाँ पे एडवेंचर्स कराए जाते हैं, हाइकिंग कराई जाती है। यहाँ पे आपके एडवेंचरिज्म लाइक वोल्केनो टूरिज्म चल रहा है। ये माउंट मेरापी है जो अभी कुछ दिन पहले फिर से इरप्ट किया, और इसको इरप्शन के साथ ही लोग वहां पहुंच के भीड़ लगाने लगे कि वाह इरप्ट कर रहा है, आ जाओ सब लोग आ जाओ। ये माउंट मेरापी था। इतना ही नहीं है, इस पूरे एरिया को देखिए, अगर कोई गलती से बहुत बुरी तरह झलका, क्योंकि यहां पे एक प्लेट का मिलन है, और जैसे ही यहां प्लेट टेक्टोनिक्स के या प्लेट के मिलन होंगे, यहां पे कुछ ना कुछ हलचल होगी भले माउंट मेरापी हो या सेमेरू हो। ये अगर फटे अच्छे से तो लगभग इस पूरी एरिया में तबाही होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इफ दे आर हैविंग एन इरप्शन, सुनामी तुरंत हो सकती है। तो अगर आप उस एरिया में हैं जहां पे इरप्शन हो रहा है, तो अर्थक्वेक और सुनामी दोनों आ सकती है। अर्थक्वेक तो तय आएगा, और अर्थक्वेक का इतना बड़ा डिग्री होगा कि डिवास्टेशन बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। और अगर कहीं से सुनामी आ गई तो शायद बहुत बर्बादी हो सकती है। माउंट मेरापी और ये माउंट सेमेरू या ब्रोमो, यहां पे एडवेंचरिज्म कराया जाता है। खैर, सुनामी अगर आएगी तो आप देख सकते हैं, सिर्फ इस एरिया में नहीं, सुनामी अगर आएगी तो बहुत सारे एरियाज को परेशान कर सकती है। इसीलिए जब यहां पे न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में अगर आप देखेंगे, तो यहां पे जब अभी होंगा टोंगा इरप्ट किया था पानी के अंदर, तो सारे जगह भेजी गई थी वार्निंग कि हो सकता है यहां पे भी अब सुनामी आ सकेगी या आ जाएगी। तो यहां पे भी यही सबसे बड़ा डर है कि सुनामी आ सकती है। सुनामी, अर्थक्वेक, ऐश, ये सब कारण है आपका कि लोग इतना वोल्केनो से परेशान हो सकते हैं। खैर, आपसे एक चीज हमें और पूछनी है, और वो ये है कि आपको लगता है कि भारत में या भारत का कोई भी एक ऐसा एक्टिव वोल्केनो है? और अगर आप इसका जवाब दे देंगे तो नीचे कमेंट में दीजिएगा। दूसरा ये भी जवाब दीजिएगा कि हमें हिमालय में बहुत वोल्केनोज नहीं दिखते हैं, इसीलिए हम एडवेंचर टूरिज्म तो शायद नहीं कर पाएंगे। हमारे पास और बहुत ऑप्शन है टूरिज्म के, पर हमारे हिमालय में क्यों नहीं दिखते हैं वोल्केनो? जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। इन केस सीरीज में आप सभी के सामने वीडियोस आती रहेंगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद। बाय।